काली और गोरी बहू की दिवाली शॉपिंग। धवलगढ़ गांव में सौदामिनी नाम की एक सास अपनी दो बहुओं इंदु और कविता के साथ रहती थी। सौदामिनी अपनी दोनों बहुओं के बीच दोहरा बर्ताव करती थी, जिसके पीछे का कारण था उसकी बहुओं का काला और गोरा रंग। जहां बड़ी बहू इंदु बेहद ही काली थी, वहीं छोटी बहू कविता रूपवती थी। आंगन में बैठी सौदामिनी गुस्से से चीखती है, अरे अमावस की रात जिंदा है कि निपट गई। सवेरे के 6 बज गए, बावजूद इसके मुझ बुढ़िया को चाय भी नसीब न हुई अभी तक। हाथों में चाय का कप लिए हुए इंदु तेज गति से अपनी सास के पास आती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। सौदामिनी इस सोच में थी कि किस तरह अपने गुस्से का गुबार अपनी काली बहू पर बरसाए, इसीलिए वो जानबूझकर चाय में नुस्ख निकाल कर कहती है, बेड़ा गर्क हो तेरा, क्यूरी कर लो माई। तेरे मायके में ऐसी ही चीनी कम चाय बनती थी क्या? ऐसा लग रहा है चाय में दूध की विधि की है तूने। माँ जी, मैंने रोजाना की तरह नपे तुले हाथों से ही आपकी चाय बनाई थी। अरे ये दकियानूसी दलीलें देना बंद कर और जाकर मेरे लिए दूध की चाय बना ला। एकदम मेरी कविता बहू के दूधिया चेहरे जैसी चाय चाहिए मुझे। इंदु के लिए ये पहली दफा न था जब उसे अपने कालेपन के लिए सास की कटु शब्द सुनने पड़ रहे थे। बावजूद इसके इंदु अपनी सास के खिलाफ एक शब्द नहीं कहती थी, मगर उसकी देवरानी कविता उसके बोल बाण बनकर उसके काया को भेदते थे। जी ठानी जी, आप रो रही हैं। वैसे आपके ये काले चेहरे की तरह आपके आंसुओं की बदरा भी काफी पक्के रंग की है। समय गुजरता चला जाता है, जहाँ एक ओर इंदु सारा दिन एक सांस पर ससुराल के कामकाज में दिन बिसराती, वहीं दूजी ओर कविता पलंग तोड़ती रहती। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तो गूंगे भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। इंदु को इतना करता देखकर उसका पति श्रवण बोलता है, माँ, बहुओं के बीच आपका ये दोहरा बर्ताव कब खत्म होगा? अरे इंदु भी इंसान है, काट की कठपुतली नहीं जो सारा दिन आपके इशारों पर नाचती रहे। और एक बहू को आपने बाई बना रखा है और दूजी को सरमत्थे बिठा रखा है। ये भेदभाव सिर्फ इस कारण क्योंकि इंदु कविता की तरह सुंदर और गोरी नहीं, बल्कि उसका चेहरा श्यामल है। क्यूरी मेरी नक्कारी औलाद, अब तू बीवी के लिए अपने माँ से बगावत करेगा? अरे कविता पूरे समाज के सामने इस घर की बहू बनी है, मगर तेरी ये काली बीवी जबरन इस घर की बहू बनी है। जाने इस काली कमली ने तुझ पर क्या टोना टोटका किया जो तू जब देखो इसकी पक्षधारी करता है। जरूर इस बैरन ने ही तेरे कान भरे होंगे। श्रवण जी, भगवान के लिए शांत हो जाइए, आपको मेरी सौगंध। इंदु की कसम के आगे श्रवण चुप्पी साध कर दफ्तर चला जाता है। फिर एक दिन, अरे ओ मेरी कोयला खदान बहू, कहाँ मर रही है? जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, तुझे तो फुहर बनने से फुर्सत है नहीं। दीपावली के त्योहार में सिर्फ 1 सप्ताह बाकी है। आज से ही घर की सफाई शुरू कर दे। इतने बड़े घर बार की सफाई मैं अकेले कैसे करूंगी? बेहतर होता कि आप हम दोनों बहुओं के बीच दिवाली की सफाई का बंटवारा कर देती। मैं और दिवाली की सफाई बिल्कुल भी नहीं। माँ जी, जेठानी जी जानबूझकर मुझसे दिवाली की सफाई करवाना चाहती हैं, ताकि मैं भी इनकी तरह काली कुरूपा हो जाऊं। सौदामिनी अपनी गोरी बहू के भड़काऊ बोलबाले में आकर बेचारी काली बहू पर बिगड़ते हुए बोलती है, कान खोल कर सुन ले मेरी काली बहू, दिवाली की सफाई तुझे ही करनी है और वो भी अकेले, समझी? ये तेरी सास की सख्त चेतावनी है। इस तरह कविता कामों से बच निकलती है और दिवाली की सफाई का सारा भार बेचारी काली बहू के कंधों पर पड़ जाता है। वो चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ अपनी सास और देवरानी की जी हुजूरी करने के बाद दिवाली की साफ सफाई में संलग्न हो जाती। जैसे तैसे 2 दिन के अंतराल में वो दिवाली की सफाई खत्म हो जाती है। तभी कविता अपनी सास सौदामिनी से कहती है, माँ जी, कल धनतेरस है, डैडी ने मुझे घर बुलाया है। अब शादी के बाद बहू का मायके खाली हाथ जाना जचता नहीं, और मेरे पास कोई कोरी साड़ी भी नहीं बची। सभी एक न एक बार पहन चुकी हूँ, इसीलिए मुझे साड़ी चाहिए। अरे बहू, परेशान मत हो, तेरी सास तुझे कल सवेरे ही शॉपिंग पर ले जाएगी।
अगले दिन सौदामिनी अपनी गोरी बहू को शॉपिंग कराने के लिए एक महंगे से मॉल में ले जाती है, जहाँ कविता कहती है, वाह माँ जी, मुझे ये कांजीवरम की साड़ी चाहिए। मैम, इस मॉल की सबसे महंगी साड़ी है, पूरे 21,000 की साड़ी है ये सुनकर कविता जानबूझकर हताश होने का स्वांग रचाती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, तू सिर्फ साड़ी पसंद कर, पैसों की चिंता अपनी सास पर छोड़ दे। सौदामिनी की ये बात सुनकर गोरी बहू कई महंगी साड़ी और मेकअप की शॉपिंग करती है, जिसके बाद वो धनतेरस के दिन खास उसे सोने के जेवर गड़वाती है। घर आकर गोरी बहू शॉपिंग का जी बखान करके इंदु को जलाती है। शुक्रिया माँ जी, ये तो मेरी सोच से परे है, आपने मुझे पूरे 1,00,000 रुपए की शॉपिंग करवाई है। अरे बहू, तेरी सुंदरता के सामने ये लाखों की शॉपिंग भी फीकी है। कल सवेरे तुझे तेरे मायके जाना है, मगर बड़ी दिवाली के भोर तक आ जाना, वरना बगैर तेरे चांद से चेहरे के ये दिवाली फीकी बेरंग हो जाएगी। अब दिवाली की अमावस रात में ये काली बहू तो उजियारा करने से रही। अगली ही सुबह कविता सज धज कर अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। उसी सांझ इंदु हिचकते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल दिवाली है, आपने कविता को शॉपिंग करा दी, मुझे दिवाली की खरीदारी नहीं कराएंगी? हाँ चल, तू क्यों पीछे रहेगी। सौदामिनी बेमन से काली बहू को शॉपिंग कराने के लिए एक सस्ती सी साड़ी की दुकान में लाकर कहती है, अरे ओ भाई साहब, कोई सस्ती सी साड़ी दिखाना। ये लीजिए काकी, ये साड़ी सिर्फ 500 की है। ठीक है, ये साड़ी पैक कर दो। इसके बाद सौदामिनी घर की ओर अग्रसर होने लगती है, जिसे देखकर इंदु कहती है, माँ जी, आप इतनी तेजी से कदम क्यों बढ़ा रही हैं? आपने बगैर मेरी पसंद पूछे ही सस्ती सी एक साड़ी खरीद ली और वही कविता को लाखों की शॉपिंग कराई। दिखा दी डा। अरे मेरी गोरी बहू की बराबरी करने से पहले अपने बेरंग चेहरे को देख लिया कर। तेरे इस पक्के रंग पर 5 लाख और 500 की साड़ी एक सी ही लगेगी, तो खामखा क्यों शॉपिंग का बिल बढ़ाना। अब चल चुपचाप, नकूशा कहेंगी। सास की बुरी बातों को सुनकर बेचारी बहू चुप्पी साध लेती है। दिवाली के दिन कविता ससुराल आ जाती है। उस सांझ सभी दिवाली का जश्न मना रहे थे, मगर काली बहू दीवट पर बैठी थी। तभी आसमान से उड़ता हुआ एक रॉकेट बम सौदामिनी की साड़ी पर आ गिरता है। देखते ही देखते उसकी साड़ी आग की लपटों में सन जाती है। अरे कविता बहू, बचा मुझे। माफ करना माँ जी, आपको बचाने के चक्कर में मेरा सुंदर रूप झुलस गया तो। कविता अपने कदम पीछे कर लेती है। वहीं काली बहू इंदु बिना अपनी जान की परवाह किए सास को बचाने की खातिर आग में कूद पड़ती है। तभी आस पड़ोस के लोग पानी की फुहार से आग पर काबू पाते हैं और इंदु बोलती है, माँ जी, आप ठीक तो हैं? ये सुनकर सौदामिनी के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह पड़ जाता है। उसे बीता सब कुछ याद आ रहा था, जिसके बाद वो पछताते हुए कहती है, बहू, मुझको माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे जली कटी बातें सुनाई, बावजूद इसके तूने आज मेरी जान बचाई है। कविता ने एक ही पलछिन में मुझसे पल्ला झाड़ लिया, मगर तूने मुझे बचाया। तूने मुझे आज ही समझाया कि रिश्तों की पहचान रंग रूप से नहीं, बल्कि साझेदारी से साबित होती है। आज से तू इस घर की लक्ष्मी है बहू। माँ जी, ये माँ लक्ष्मी की ही महिमा है जो आज मुझे पूरे तौर से बहू की पहचान मिल गई। शुक्रिया माँ जी। इस तरह दीपावली के सुनहरे मौके पर काली बहू को सम्मान सहित बहू का पुख्ता पद मिल जाता है और समय के साथ कविता में भी सुधार आ जाता है। गरीब माँ की मजबूरी। अंबिका अपनी 2 बेटियों 8 वर्षीय अनु और 6 वर्षीय राधिका के संग एक बस्ती में रहती थी। अंबिका का पति कुछ साल पहले ही दुनिया से जा चुका था। बदकिस्मती की बात तो ये थी कि बेचारी अंबिका भी अंधी थी। तीनों माँ बेटियां अक्सर ही सड़क पर घूम घूम कर भीख मांगती थीं। मगर आज अंबिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उस वजह से उसकी दोनों बेटी अकेले ही भीख मांगने चल देती हैं। राधिका, वो देखो, मंदिर में भंडारा बढ़ रहा है। इस भंडारे से हम तीनों माँ बेटियों की भूख मिट जाएगी। दोनों बहनें कतार में खड़ी होकर अपनी बारी आने की राह ताकने लगती हैं, मगर उनके बारी से पहले ही खाना खत्म हो जाता है। धत तेरे की, भंडारा तो खत्म हो गया। इसके बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर देर सांझ तक राह देखती हैं कि कब कोई अमीर आएगा और उनके आगे एक आध रोटी डाल जाएगा।
मगर किसी को भी ना आता देख वो घर का रुख करती हैं। तभी सुनसान सड़क से चली आ रही एक तेज तर्रार गाड़ी को देख दोनों बहनें बीचों बीच स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं। तभी गाड़ी रुकती है, जिसमें से साइली नाम की एक औरत भागती हुई उनके पास आती है। अरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं आई? इतनी देर रात को तुम दोनों बच्चियां इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? साइली की बात का जवाब देने के बजाय दोनों आपस में खुसर पुसर करते हुए कहती हैं। राधिका, इन मेम साहब की साड़ी, सभ्यता और बात करने का सलीका साफ तौर से बयां कर रहा है कि ये कितने बड़े घर की हैं। चुप कर अनु। मेम साहब, हम दोनों बहनें पास ही एक बस्ती में रहती हैं। हमारी माँ अंधी है, वो देख नहीं सकती, इसीलिए हम लोगों से खाना मांगती है। ये सुनकर साइली अपने मन में कहती है, इन बच्चियों को तो इसकी समझ ही नहीं कि ये लोगों से मदद नहीं बल्कि भीख मांगकर अपनी भूख मिटाती हैं। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? हाँ मेम साहब, क्यों नहीं। सयाली दोनों बच्चियों के साथ उनकी बस्ती आती है, जहां अंधी अंबिका को देखकर सयाली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कुछ घड़ी के लिए स्तब्ध रह जाती है। अंबिका, ये सब कुछ क्या हो गया मेरी सहेली? अरे ये स्वर शब्द कुछ सुने सुने से क्यों लग रहे हैं? जैसे ही अंबिका साइली के सूरत को स्पर्श करती है, वो एक पल छिन में उसके अक्ष को पहचान लेती है। साइली, मेरी सहेली, इतने बरसों बाद तुम। अंबिका की अपंगता देखकर साइली कलपते हुए कहती है, ये सब कुछ कैसे हो गया अंबिका? कुछ 10 बरस पहले की बात है, जब पिताजी की पसंद प्रीतम से मेरी शादी हो गई और मैं मुंबई चली आई। शुरुआती दिनों में तो प्रीतम का स्वभाव ठीक ठाक था, फिर वर्ष भर के भीतर ही मैं माँ बन गई। अनु मेरी गोदी में आई। उस दिन मैंने प्रीतम को पहली बार शराब पीते देखा। पिता बनने के लिए मैंने पिछले 9 महीनों का पड़ाव इसलिए थोड़ी पार किया था कि तू बेटी जने, उसे भला तो तू बाज रहती। प्रीतम को नशे में धुत देखकर अंबिका जवाब देने की बजाय चुप्पी साध लेती है, मगर प्रीतम का शराब पीना उसकी बुरी आदत बन चुकी थी, जिसके चलते उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। इसी बीच अंबिका दूसरी बार गर्भवती हो गई। सांझ होते ही अंबिका प्रीतम से कहती है, घर की दिन दशा बिगड़ती जा रही है। घर में एक दाना भी नहीं बचा, बनिए का बकाया भी बढ़ता जा रहा है। कोई तो काम करो। मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये लो मेरी चूड़ियाँ, ये पहनकर घर में बैठ जाओ। फिर मैं बाहर कमाने जाऊंगी तो तुम्हें शोभा देगा। क्या बकती है कमीनी, ठहर जा, भी तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। अंबिका के शब्द की सजा गर्भावस्था के उस समय पर अपने पियक्कड़ पति के हाथ उसे पिटकर भुगतना पड़ता है। उसी रात अंबिका को प्रसव पीड़ा उठती है और वो घर में ही एक बेटी को जन्म देती है। समय बीतता है। 3 वर्ष के पश्चात ही पियक्कड़ प्रीतम भगवान को प्यारा हो जाता है। ऊपर वाले मेरा सिंदूर छीनकर तूने सिर्फ मुझे बेवा नहीं बनाया, मेरी दोनों बेटियों को भी यतीम बना दिया। अपने पति प्रीतम के जाने के गम में अंबिका को गहरा सदमा लगता है। उसे संभलने में कई दिन लग जाते हैं। अनु बिटिया, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, सांझ तक लौट आऊंगी। अंबिका कुछ रिहायशी इलाकों में आकर लोगों का दरवाजा खटखटाती है। मेनका नाम की एक अमीर औरत दरवाजा खोलती है। मेम साहब, कोई काम मिलेगा? तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है यहाँ, जाओ यहाँ से। अंबिका दर दर भटकती है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। मेम साहब, मैं झाड़ू, बर्तन, चौका सब कुछ एकदम सफाई के साथ कर दूंगी। बदले में पगार भी कम चलेगा। मुझे काम पर रख लीजिए। मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं जो घर पर भूख से बिलख रही हैं। अरे मैंने क्या कहा? तो जैसे भुखनेंगे का बीड़ा उठाया क्या हमने? चल भाग यहाँ से। सवेरे से सांझ हो गई, हर जगह हाथ पैर मारकर देख लिया, कहीं भी बात नहीं बनी है। ऐसे में अपने बच्चियों की भूख कैसे मिटा सकूंगी मैं? एकाएक उसकी नजर मंदिर के बाहर बैठे सैकड़ों भिखारियों पर जाती है। बेटियों की भूख उस बेबस माँ को इस कदर मजबूर कर देती है कि वो भीख मांगने पर भी उतारू हो जाती है। कुछ देर में वो खाना लेकर घर आती है। देखो मेरी बच्चियों, माँ खाना ले आई। अंबिका एकाएक अपनी दोनों बेटियों को खाने का कौर खिलाती है। तभी अनु कहती है, माँ, सारा खाना आप हमें खिला दोगी तो खुद क्या खाओगी? माँ की सयानी बेटी, मेरी फिक्र मत कर, माँ भरपेट खाकर आई है। पेट भरते ही अनु और राधिका नींद के आगोश में चली जाती हैं। भूख से अंबिका की अंतड़ियां सूख रही थी, उसका चेहरा भी कुम्हला चुका था। खाने को एक दाना भी नहीं बचा, ये बचा कुछ पेट भर पानी ही पी लेती हूँ। अपनी बच्चियों के पेट की आग बुझाने के लिए अंबिका अपने आगे का निवाला पहले ही उन्हें परोस चुकी थी, जिसके चलते उस मजबूर माँ को पानी से ही अपना पेट भरना पड़ा।
वो हर एक दिन काम की तलाश में जाती और निराश होकर मंदिर आकर भीख मांगती, मगर आज उसकी टक्कर धनीलाल नाम के एक शख्स से होती है। माफ करना साहब, ध्यान भटक गया था। धनीलाल उसको देखकर कहता है, अरे लगता है शायद तुम काम की तलाश में दर दर भटक रही हो। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास ही मेरा कारखाना है। क्या सचमुच आप मुझे काम देंगे? बड़ी मेहरबानी साहब। अंबिका आस के साथ धनीलाल के साथ चली जाती है। दरअसल अंबिका इससे बेखबर थी कि धनीलाल उसे गुमनाम गलियों की रौनक बनाने को ले जा रहा था। सेठ जी, ये कहाँ ले आए हैं आप मुझ मजबूर माँ को? अरे घबराओ नहीं, तुम जैसी सैकड़ों मजबूर औरतों का जीवन संवारा है यहाँ। बटुक नाम का एक शख्स आकर बुरे मंसूबों से उसको सिर से पांव तक निहारता है। मजबूर माँ अपनी आबरू बचाने के लिए भागती है, मगर दुर्भाग्यवश एक गाड़ी से उसके साथ दुर्घटना घटती है। उस रोज मेरी जान तो बच गई, मगर मैंने अपनी दोनों आंखें खो दी और भूख ने मुझे सदा के लिए अंधा और मेरी बच्चियों को भिखारिन बनाकर रख दिया। इससे बड़ी मजबूरी इस माँ के लिए क्या होगी साइली, कि मेरी बिटिया मेरा पेट भरती है। फिक्र मत करो अंबिका, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे ब्याह के बाद अब तक बांझ रखा कि मुझे अनु और राधिका की माँ बनना था। हाँ अंबिका, आपसे मैं इन बच्चियों को पढ़ा लिखा कर इन्हें उज्जवल भविष्य दूंगी, ताकि जो तुमने सहा वो भविष्य में कभी इनको न सहना पड़े। साइली दोनों बच्चियों समेत अंबिका को अपने घर लेकर सबसे पहले अंबिका का इलाज करवाती है। पैसे के बलबूते पर अंबिका की आंखें लौट आती हैं। अब उसकी दोनों बेटियों का भी विद्यालय में दाखिला हो चुका था। इस कहानी के पात्र में मजबूर माँ अंबिका की आबरू तो बच गई, मगर आज भी जाने कितनी ही बेबस लाचार माँ अपने बच्चों की खातिर मजबूर होकर समाज की सभी सीमाएं लांघ जाती हैं, जिसका सर्वोपरि श्रेय बेरोजगारी है। काले वर्सेस गोरे चुड़ैल के स्टूडेंट्स। कक्षा 4 के बच्चे स्कूल के मैदान में बारिश और कीचड़ में खेल रहे थे। उस क्लास में कुछ बच्चे गोरे तो कुछ काले थे। जब गोरे बच्चे कीचड़ में कूद रहे थे तो वो कीचड़ उछलकर काले बच्चों के ऊपर आ जाती है, जिससे वो बच्चे हंसते हुए कहते हैं। ये कहते ही संतोष और टोनी वो कीचड़ उछाल देते हैं और वो कीचड़ उछलकर विक्की और फिरोज के मुंह पर आ जाता है, जिससे दोनों हंसते हुए कहते हैं देखो देखो, संतोष के मुंह पर कीचड़ लग गई है। एक तो पहले से ही काला है और अब कीचड़ से और काला बना दिया। बिल्कुल ठीक कहा विक्की तूने। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? जैसे होती है वैसे ही होगी ना। अपनी जुबान को लगाम दो तुम दोनों। अरे देखो, काले का फ्रेंड काला बोल पड़ा। फिरोज, विक्की, बहुत ज्यादा हो रहा है। हद में रहकर बात करो। तुम किसी को ऐसे काला नहीं बोल सकते। अच्छा, हम किसी को कहाँ कुछ कह रहे हैं? हम तो तुम्हें बोल रहे हैं काला का लूटा बैंगन लूटा। अच्छा, हम तुम्हें काले लग रहे हैं ना? अब तुम भी हमारी तरह काले हो जाओगे। देखो कैसे। आजा संतोष। ये कहते ही संतोष और टोनी वो कीचड़ उछाल देते हैं और वो कीचड़ उछलकर विक्की और फिरोज के मुंह पर आ जाता है, जिससे दोनों हंसते हुए कहते हैं, अरे भाई, मुझे तो लग रहा है अब हुआ है सब बराबर। हाँ भाई, तूने बिल्कुल ठीक कहा। देखो तो अब ये दोनों भी हमारी तरह कीचड़ में लिपटे हुए काले से लग रहे हैं। सही बोला मेरा टोनी। यार टोनी, मैं इन लोगों के लिए ना एक लाइन गाना चाहता हूँ। गाऊं क्या? हाँ भाई, गाना। हाँ, गोरे रंग पहना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। संतोष, ये गाना इन जैसे लोगों के लिए ही बना है। आज अपन चलते हैं। बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम दोनों की बकवास। अब तेरी खैर नहीं टोनी संतोष। आजा फिरोज, हिसाब बराबर होगा। हाँ विक्की। ये कहते ही चारों बच्चे आपस में हाथापाई करके कीचड़ में लिपट लिपट कर लड़ते हैं। ये देखकर उनके शोर से चुड़ैल टीचर चारू आकर उन्हें कहती है, अरे ओ छात्रों, तुम चारों मेरी क्लास के हो ना? ये क्या शक्ल बना रखी है? जानवरों की तरह कीचड़ में क्यों लड़ रहे हो? और तुम दोनों विक्की और फिरोज हो ना? तुम तो बिल्कुल संतोष और टोनी की तरह लग रहे हो। पहचान भी नहीं पा रही हूँ कि मेरे क्लास के गोरे और काले बच्चे कौन हैं। ये फिरोज, मैम ने हमें गोरे बच्चों में ऐड किया हुआ है। हाँ भाई। जस्ट शट अप, ओके, एंड गो टू इन द क्लास ऑल स्टूडेंट्स। बट उससे पहले अपनी शक्ल और हाथ पैर साफ करके आना। जी मैम। मैम, आपने हमें क्यों ऐसा बोला? पहचान में नहीं आए इसलिए कह दिया। डोंट माइंड, क्लास में जाओ अब। ओके मैम।
कुछ देर बाद सभी बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, जहाँ चुड़ैल सबको पर्यायवाची शब्द सिखा रही थी। अच्छा बच्चों, मैंने आपको पहले भी पर्यायवाची शब्द सिखाए, तो आज मैं सुनूंगी और ब्लैक बोर्ड पर लिखती जाऊंगी। ओके बच्चों? जी मैम। तो बताओ पहले पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मैम मैं बताती हूँ। मैम, एक शब्द को ही अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे जमीन को भूमि, धरती, धरा। अरे वाह मोनिका, के लिए सभी बच्चे ताली बजाओ। वेल डन मोनिका। अच्छा आप बताओ, रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मैम मुझे पता है, रात का होता है रात्रि, रजनी और संतोष टोनी, क्योंकि मैम ये दोनों काले हैं ना, रात की तरह। फिरोज की बेतुकी बात पर क्लास के सभी बच्चे हंस पड़ते हैं और चुड़ैल कहती है, फिरोज ये क्या बदतमीजी है? क्या मैंने तुमको क्लास में यही सिखाया है कि काले बच्चों को परेशान करो? पर मैम उसने गलत क्या बोला? आप इन दोनों की शक्ल देखिए, दोनों ही रात के जैसे काले अंधेरे हैं। रात में खो जाएंगे ना तो मिलेंगे नहीं, बेचारों को हमें दिन में ढूंढना पड़ेगा। बहुत हुआ विक्की, याद रखो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है। बेहतर होगा तुम दोनों अब से संतोष और टोनी और बाकी काले बच्चों को नहीं चिढ़ाओगे। पहले मैं भी काले बच्चों को देखकर चिढ़ा करती थी, ये तो तुम जानते हो ना। 2 महीने पहले जब मैं शुरू में आई थी तो इन बच्चों की शक्ल देखकर मैंने कहा था, बच्चों आप तो जानते हैं मैं आपकी चुड़ैल टीचर चारू हूँ और आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। जी मैम, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ाओगे? इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ओहो ये क्या, आगे की सीट पर ही सारे काले बच्चे क्यों बैठे हैं? तुम लोगों की शक्ल देखकर मैं पहले दिन ही नहीं पढ़ा पाऊंगी, तुम जाकर पीछे बैठो। काले बच्चे पीछे बैठ जाते हैं और गोरे बच्चे आगे बैठते हैं। 1 महीने बाद चारू छुट्टी पर जाकर जब स्कूल में वापस पढ़ाने आती है तो वो काली हो जाती है और बच्चे क्लास में देखकर उससे कहते हैं, अरे मैम आप तो गोरी थी ना, तो काली होकर कैसे आ गई हो? अरे बच्चों धूप में बहुत घूमना पड़ा मुझे, इसलिए थोड़ी डल स्किन हो गई है। अरे देखो, अब तो मैम उन काले बच्चों की तरह काली हो गई है, काले बच्चों की काली चुड़ैल टीचर। विक्की ये क्या बदतमीजी है? अपनी मैम को कोई ऐसे बोलता है? जाकर क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। मैम आप काली हो गई हो सच्ची में। बस बहुत हो गया, अगर एक बार भी तुमने मुझे काली बोला ना तो स्कूल से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम। व्हाट सॉरी? गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। चुड़ैल की बात सुनकर बच्चे क्लास के बाहर कान पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। उन दोनों चुड़ैल ने स्कूल में काफी टीचर और बच्चों के मुंह से काली कलूटन जैसे ताने सुनने पर धीरे धीरे उसने घरेलू नुस्खे और क्रीम लगाकर खुद को वापस पहले जैसा कर लिया था। बेहतर होगा तुम दोनों सुधर जाओ विक्की। वैसे मैं तुम्हारी क्लास में काले और गोरे बच्चों के बीच कंपटीशन कराना चाहती हूँ। दोनों ग्रुप को मैं 500 रुपए दूंगी। जिसने भी अपनी सूझबूझ के साथ उस बेहतर प्रोजेक्ट बनाया और पैसे भी ज्यादा बचाए वही फर्स्ट आएगा और अगला मॉनिटर वही बनेगा। तो संतोष, टोनी, कीर्ति, तुम सभी बच्चे तैयार हो ना? यस मैम, हम इस कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। देखना इसमें हम ही जीतेंगे। आजा देखते हैं किसमें कितना है दम। बच्चों 2 दिन का समय है, अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा देना। ये लो पैसे। चुड़ैल दोनों बच्चों की टीम को पैसे दे देती है। 1 दिन बाद संतोष अपने काले दोस्तों से कहती है, यार मैं सोच रहा हूँ लकड़ी की टिल्लियाँ कलेक्ट करके हम उससे पानी में चलने वाला जहाज बनाएं। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि वेस्ट मटेरियल से बनाएं। हमें एक भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा प्रोजेक्ट रेडी, तो हम ही जीतेंगे क्योंकि हमारे 500 रुपए बचे होंगे। वाह यार टोनी, तूने क्या आइडिया दिया है। संतोष देखना, चल सामान इकट्ठा करते हैं। हाँ चलो। जहाँ दूसरी ओर काले बच्चे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके कुछ बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर विक्की बाकी गोरे बच्चे थर्माकोल और ग्लेज्ड पेपर से विंडमिल का प्रोजेक्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं और कहते हैं, अरे यार देखना, हमने प्रोजेक्ट में 300 रुपए बचाए हैं, सिर्फ 200 का ही सामान लगाएं, अब तो हम ही जीतेंगे। हाँ तो सही बोला, वह बददिमाग काली शक्ल के बच्चे, उन्होंने तो पूरे 500 उड़ा दिए होंगे, लेकिन हमसे ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने, अब हम कल स्कूल में प्रोजेक्ट ले जाएंगे। अगले दिन स्कूल में दोनों काले और गोरे बच्चे अपने प्रोजेक्ट मैम के सामने लाते हैं तो चुड़ैल हैरान होकर कहती है, वाह तुम दोनों टीम ने तो काफी अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा विक्की, तुमने क्या बनाया है? मैम मेरी टीम ने विंड मिल बनाया है और इसमें हमने बस 200 रुपए ही खर्च किए हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वाह बहुत खूब। और संतोष, तुम्हारी टीम ने क्या बनाया है?
मैम हमने वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके जहाज बनाया है जो पानी में चल सकता है, आपको चलाकर दिखाऊं? हाँ हाँ, जी, इसका कितना वाहियात और घटिया प्रोजेक्ट है। अब तो हम ही जीतेंगे। तभी सारे बच्चे और चुड़ैल संतोष के पीछे फाउंटेन की ओर जाते हैं, जहां पानी में रखकर वो अपना जहाज चलाकर दिखाता है। अरे वाह, तुमने तो लकड़ी और पेंसिल की मदद से अपना जहाज बनाया है, बहुत बढ़िया। और पैसे कितने बचाए? मैंने पूरे 500 रुपए बचाए हैं, ये लीजिए। सच बच्चों, बहुत बढ़िया, तुम्हारा प्रोजेक्ट भी अच्छा और तुमने अपने दिमाग से पैसे भी बचा लिए, शाबाश। तो तुम दोनों टीम में से काले बच्चों की टीम जीती है। देखा विक्की, अगर दिमाग से कुछ काम किया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि गोरे बच्चे हमेशा सही और नंबर 1 होते हैं। हुनर काले बच्चों पर भी होता है और वह आज उनकी टीम ने कर दिखाया। देखा फिरोज विक्की, तुमने हुनर और दिमाग इंसान की सूरत नहीं, वर्किंग टैलेंट देखकर आता है। मुझे माफ कर दो टोनी संतोष, मैंने तुम्हारी टीम को क्या कुछ नहीं कहा। अगर तुम सच में ब्रिलियंट हो तो मैं भी तुम्हारे दोस्त बनना चाहता हूँ। इसी के बाद सभी बच्चे दोस्त बनकर एक ही क्लास में रहते हैं और संतोष मॉनिटर बन जाता है। साथ ही काले और गोरे बच्चों का भेदभाव भी स्कूल में से खत्म हो जाता है। करोड़पति चुड़ैल। धनीलाल जी, मैं बड़े ही उम्मीद से यहाँ आई हूँ। मेरे भूखे बच्चे घर पर भूख से तड़प रहे हैं। इस वक्त मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरे पास नोटों के पेड़ लगे हैं क्या? मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया। आ जाते हैं भूखे नंगे की तरह मेरे पास, चल दफा हो जाए यहाँ से। गरीबी से जूझ रही मीठी को धनीलाल खूब खरी खोटी सुनाकर खदेड़ देता है और उसे ये मालूम न था कि दूर खड़ी चुड़ैल ये सब देख रही है। जब मीठी वहां से जाने लगती है तब खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, अब इतनी रात को और किसका दरवाजा खटखटाऊं? कितनी बेबस और लाचार हूँ मैं, जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का भी प्रबंध नहीं कर सकती। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। गरीबी से हारी हुई मीठी मौत को गले लगाने के लिए अपने घर न जाकर एक अंधेरी पटरी पर खड़ी हो जाती है। तभी वही चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उसे उठाकर टांग ले जाती है और मीठी कहती है, हे भगवान, ये तो एक भयानक चुड़ैल है। अब क्या करूं, कैसे बचूं इससे? छोड़ दे चुड़ैल मुझे। अभी तो तू अपनी जान देने वाली थी, फिर मरकर एक भूखी चुड़ैल का पेट भर देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? तालाब की मछलियों की तरह चटपटाना बंद कर और चल मेरे साथ। चुड़ैल मीठी को लिए उड़ते हुए एक खूबसूरत से बंगले के अंदर आकर उसे उतार देती है और एक बड़ा सा चमचमाता संदूक जिसमें अनेकों हीरे जवाहरात से गड़े हुए गहने और रुपए पैसे थे उसके सामने खोलकर कहती है, ये लो, तुम्हें जितने रुपए पैसों की जरूरत है इसमें से निकाल लो। देख क्या रही हो? इतना सारा धन तेरे पास आया कहाँ से चुड़ैल? कहीं तू करोड़पति लोगों के घरों में डाका तो नहीं डालती? करोड़पति कोई इंसान हो सकता है, चुड़ैल क्यों नहीं हो सकती करोड़पति? करोड़पति चुड़ैल अपनी तिजोरी में हाथ डालकर उसे कुछ रुपए और जेवर देती है और कहती है, जाओ मीठी और जाकर इनसे और अपने बच्चों की जरूरत को पूरा कर लो। चुड़ैल तो इंसानों का शिकार करके अपनी भूख मिटाती है, पर तुम अपना धन दौलत मुझे देकर मेरे बच्चों की भूख मिटाने के लिए मदद कर रही हो। तुम एक बहुत नेक चुड़ैल हो। चुड़ैल से मिले धन को लेकर मीठी अपनी जरूरतों को पूरा करती है। ऐसे ही हर रोज करोड़पति चुड़ैल बंगले में डेरा जमा कर रहती थी। तब यह गरीब ठेले वाला उसके बंगले के बाहर की सड़क से गुजरते हुए कहता है, पता नहीं भगवान ने हम गरीब और अमीर में इतना अंतर क्यों बनाया। इस महल जैसे घर में रहने वाला कितना सुख भोगता होगा। वो ये कह ही रहा था कि तभी चुड़ैल उसके पास आकर बोलती है, चंदन, चंदन। मेरा नाम कौन पुकार रहा है? पीछे देखो चंदन, ये मैं हूँ। हे भगवान, तुम तो चुड़ैल हो। भाग चंदन, वरना ये चुड़ैल तेरा नाम सत्य कर देगी। रुको चंदन, और बताओ कि तुम्हें किस सुख सुविधा की कमी है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे कमी हो तो बताओ। न मेरे पास रहने के लिए एक टिकाऊ घर है, न खाने के लिए अच्छा खाना। पूरा दिन मेहनत करता हूँ, तब जाकर रात को रूखी सूखी रोटी नसीब होती है। फिर जिस रोज मेहनत नहीं कर पाया उस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। चुड़ैल उसको अपने बंगले के अंदर ले जाती है और अपनी खजाने भरी तिजोरी को खोलकर कहती है, चंदन, तुम्हें इनमें से जितने भी रुपए पैसे और गहनों की जरूरत है बेझिझक उठा लो। ये सब कुछ किसका है और बंगले का मालिक कौन है? इस बंगले की मालकिन तुम्हारे सामने खड़ी है।
एक चुड़ैल के पास इतनी शान शौकत। अब ज्यादा सोच विचार मत करो और तुम्हें जितनी धन की जरूरत है उठा लो। चंदन चुड़ैल से मिले धन को लेकर घर आ जाता है, जहाँ उसकी बीवी लाजवंती कहती है, आ जाने में इतनी देर कैसे हो गई? लाजवंती, आज से हमारे दिन पलटने वाले हैं। अब हमारे घर की नींव भी मजबूत होगी और हम इस टूटे फूटे घर में एक दिन काटने की जरूरत नहीं। अब हम भी एक सुखी जीवन बिता सकते हैं। पर इतना कुछ पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों का जुगाड़ तो हो चुका, ये देखो। अरे अचानक इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? ये पैसे मुझे करोड़पति चुड़ैल ने दिए हैं। कैसी अटपटी बातें कर रहे हो? चुड़ैल भला किसी का घर क्यों संवारेगी? वो तो लोगों का घर उजाड़ना जानती है, लोगों का खून बहाना जानती है। पर वो चुड़ैल एक नेक और अच्छी चुड़ैल है, यकीन करो लाजवंती। पर अगर इन पैसों के पीछे भी उसका कोई छलावा हुआ तो? चंदन पूरी वारदात बताकर लाजवंती को समझाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो चुड़ैल के दिए धन से अपनी खुशियां खरीदती है और उनकी जिंदगी काफी अच्छे से कटने लगती है। पर वक्त के साथ उनके पैसे खत्म हो जाते हैं और लाजवंती कहती है, सुनो जी, नया घर बनाने में सारे पैसे लग गए। आप उस करोड़पति चुड़ैल से कुछ पैसे की मदद और मांग लो। हाँ, वैसे भी तो चुड़ैल अब पैसे का करेगी क्या? मैं उसके पास जा रहा हूँ लाजवंती। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और चुड़ैल के बंगले में फिर से कदम रखते हैं, जहाँ चुड़ैल कहती है, चंदन, तुम फिर से यहाँ? चुड़ैल जी, मुझे आपके धन कुबेर मेरा मतलब मदद की जरूरत है। कुछ रुपए और दे दो हमें और मेरी मदद कर दो चुड़ैल। ठीक है, हाथ बढ़ाओ और ले लो। चंदन हाथ बढ़ाकर ढेर सारे गहने और पैसे निकालकर जाने लगता है। तभी लाजवंती चुड़ैल से कहती है, तुम कैसी चुड़ैल हो जो लोगों को मारने की बजाय उनकी गरीबी दूर करके उनकी मदद कर रही हो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलता है? गरीब और जरूरतमंद की मदद करके मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि मेरी ये अमीरी मेरे किसी काम की नहीं। पर तुम ऐसे चुड़ैल बनकर इस बंगले में क्यों भटक रही हो? तुम जानना चाहती हो तो सुनो। रीमा अपने पति मनोहर और बेटे राजू के साथ भीमपुर गांव में रहती थी। उसकी पारिवारिक परिस्थिति काफी दयनीय थी, पर रीमा के हौसले काफी बुलंद थे। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, क्या जीवन भर हम गरीबी में ही जीते रहेंगे? अपने बेटे की अच्छी शिक्षा और जीवन देने के लिए हमें कुछ तो सोचना होगा। हम गरीब कर भी क्या सकते हैं? क्यों ना हम अपने घर को गिरवी रखकर बैंक से ऋण लेकर कोई कारोबार शुरू कर दें? भाग्यवान, हम पहले ही इतने गरीब हैं, हम ये जुआ नहीं खेल सकते। व्यापार में मुनाफा और घाटा होना आम बात है, पर हमें अच्छे जीवन के लिए जोखिम उठाना ही पड़ेगा। दोनों अपने घर को गिरवी रखते हैं, बैंक से ऋण लेकर थोक कपड़ों का व्यापार शुरू करते हैं और उनकी कड़ी मेहनत उन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर खड़ा कर देती है, जिसके बाद वो करोड़पति हो जाते हैं। उनके पास बंगला, गाड़ी, रुतबा, ऐशो आराम सब आ जाता है। ये खबर गांव में रहने वाले संपत सेठ को पता चलती है। वो कहता है, इस गांव में मुझसे अमीर की गिनती में इन्होंने खुद को शुमार करके अच्छा नहीं किया। जाओ भीमा और गोपाल, इस करोड़पति रीमा को उसके परिवार समेत पार घाट लगा दो। ठीक है हुजूर, आपका हुक्म से राखो पार। रीमा अपने परिवार के साथ गाड़ी में सवार होकर घूमने जा रही थी, पर किसे पता था कि उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, जिस कारण तीनों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। और रीमा अपने तड़पते पति और बेटे को मरता देखकर चुड़ैल बन जाती है और वो उन गुंडों की बातें करते सुनकर कहती है, जिसने मेरी खुशियां उजाड़ी मैं उन्हें मार दूंगी। मेरा करोड़पति बनना ही मेरे और मेरे परिवार की मौत का कारण बन गया, पर मुझे खुशी है कि मेरा करोड़पति होना गरीबों के काम आ रहा है। जो दया जिंदा इंसान गरीबों पर नहीं कर पाते, वो तुम मरने के बाद भी कर रही हो। ईश्वर इसका फल तुम्हें जरूर देंगे। इस तरह करोड़पति चुड़ैल मरकर भी लोगों की मदद किया करती थी। राजा की काली प्रेग्नेंट बहू। तर्शीश में बसे इंद्रप्रस्थ साम्राज्य के राजा रणजीत सिंह से उसकी प्रजा बेहद प्रसन्न थी। एक दिन राजा अपने पुत्र नरेश से कहते हैं, पिताश्री, आपने मुझे पुकारा? हाँ युवराज नरेश, अब आप सयाने हो चुके हैं। आपके विवाह के लिए सैकड़ों प्रस्ताव आ चुके हैं। हमने आपके खातिर मगध के राजा अग्रसेन की पुत्री अपराजिता का चयन किया है। एक स्त्री में होने वाले सभी गुण उसमें शामिल हैं। वो रूपवती और गुणवती दोनों है।
राजा नरेश बिना कोई आपत्ति जताए पिता के फैसले के आगे सर झुका देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद राजा के बेटे नरेश और अपराजिता की शादी हो जाती है। सर से पांव तक दुल्हन के लिबास में सजी रानी अपराजिता का दूधिया शरीर हीरे के समान चमक रहा था। राजा रंजीत सिंह कहते हैं, अपराजिता बहू, तुम हमारी बहू नहीं बल्कि इस महल की महारानी, यहाँ की रौनक हो। इस पूरे नगर में राजा रंजीत सिंह के बहू जैसी सुंदर स्त्री और कोई नहीं है। राजा रंजीत सिंह की बातों में अपराजिता को रंग के प्रति एक बड़ा भेदभाव दिख जाता है। शादी की सेज पर बैठी रानी अपराजिता के मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। पता नहीं, पर पिताश्री के वार्तालाप में रंगभेद की कूटनीति दिखाई पड़ रही थी। जब पिता का आचरण ऐसा है तो पुत्र का कैसा होगा। अपराजिता ऐसा कह ही रही थी कि अचानक कमरे में राजा नरेश आकर कक्ष का किवाड़ भीतर से बंद करके कहते हैं, क्या हुआ रानी अपराजिता, आपके मुख पर ये कैसा प्रश्न चिन्ह पड़ा हुआ है? राजा नरेश, क्या व्यक्ति की तन की सुंदरता ही सर्वोपरि है? मन के मेल का कोई महत्व नहीं? महत्व है रानी, मगर पिताश्री के लिए केवल शारीरिक सुंदरता ही सर्वोपरि है। किंतु मधुरता हर एक बुरे इंसान को बदलाव दे सकती है। इंसान को उसकी शारीरिक सुंदरता नहीं बल्कि उसका भला आचरण खूबसूरत बनाता है। राजा नरेश की ये बात सुनकर अपराजिता कहती है, मुझे तो आभास ही नहीं हो रहा कि आपके और पिताश्री के बीच रक्त संबंध है, क्योंकि आपके और उनके विचार एकदम पूर्व और पश्चिम के नाई हैं। मगर मुझे इस बात का घमंड है कि मैं आप जैसे राजा की अर्धांगिनी हूँ। इसके बाद राजा नरेश और रानी अपराजिता सुनहरा समय साझा करते हैं, मगर किसे पता था कि अब जो होने वाला था वो बेहद अलग था। सवेरे जैसे ही रानी अपराजिता खुद को शीशे में निहारती है, वो बेहद भयातुर हो जाती है। वो देखती है कि सर से पांव तक उसका सुंदर शरीर काले कोयले के समान हो चुका है। बदले बदसूरत रूप को देखकर रानी रोने लगती है। उनकी सिसकियां पूरे महल में सन्ना उठती है। ये कैसे हो गया? मेरा सुंदर स्वरूप श्यामल कैसे हो गया? अचानक राजा रंजीत सिंह वहां पधारते हैं और बहू का बदला हुआ काला चेहरा देखकर रोष में आकर कहते हैं, बहू रानी, ये क्या? तुम्हारा कंचन मुख काली बद्रा में कैसे बदल गया है? राजा रंजीत सिंह की बहू काली, ये हमें कदापि मंजूर नहीं। रानी अपराजिता के मन में सैकड़ों सवालों के सैलाब उमड़ रहे थे। अपनी बदसूरती को लेकर उनकी आंखों में बदरा बरस रही थी। ऐसे में काले रूप को लेकर ससुर के कड़वे बोल उनके मन को घायल करने में बाण का काम कर रहे थे। राजा अग्रसेन ने हमारे संग छल किया। उनकी बेटी का सुंदर स्वरूप महज एक मिथ्या थी। सौंदर्य प्रसाधन के सहारे उन्होंने अपने काली बेटी को हमारी बहू बनाकर भेजा। इससे पहले कि हम अपना आपा खो बैठें, दासियों, इस काली बहू को काल कोठरी में डाल दिया जाए। पिता के फैसले के आगे राजा नरेश चुप हो जाते हैं। 2 माह बीत जाते हैं। फिर एक रोज काल कोठरी में बंद काली बहू बेहोश हो जाती है, जहां एक वैद्य से उनकी जांच पड़ताल में ये पता चलता है कि राजा रंजीत सिंह की बहू गर्भवती है। कदापि नहीं, इस काली बहू की कोख से जन्म लेने वाला अंश भी इसके जैसा नकुशा निकलेगा। राजा रंजीत सिंह इस काली कुरूपा बहू को देश निकाला देते हैं। कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो गूंगे भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार राजा नरेश बोल पड़ते हैं, पिताश्री, कोख का फल तो ईश्वर का आशीर्वाद होता है। आप अपनी बहू को इसलिए देश निकाला दे रहे हैं क्योंकि वो काली है? ये कहाँ का न्याय है? राजा नरेश, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि अब तुम अपने पिता से प्रश्न करोगे। दोनों बाप बेटे के बीच की बहस बढ़ता देखकर काली बहू कहती है, कृपया आप दोनों शांत हो जाइए। पिताश्री, आपकी इच्छा अनुसार मैं काली बहू अपनी कोख में पल रहे अंश के साथ इस नगर से जा रही हूँ। राजा नरेश, आपको मेरे सिंदूर की सौगंध, मेरे पीछे ना आना। सतयुग में रानी सीता को भी गर्भावस्था में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। अब मेरी बारी है। काली बहू अपने ससुर के फैसले के आगे सर झुकाकर इंद्रप्रस्थ साम्राज्य से निकल जाती है, जिसके बाद साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रजा के बीच त्राही त्राही मच जाती है, जिससे परेशान होकर राजा रंजीत सिंह पुरोहित आचार्य को महल में आने का आमंत्रण देते हैं। प्रणाम पुरोहित जी,
बरसों से जो साम्राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था वो आज चरमरा चुका है। धरा बंजर बेजान पड़ी है, सरोवर भी सूख गए। आखिर ये क्यों? जो बोया है ये उसकी कटनी है, करनी होगी राजा। इस साम्राज्य पर एक सामरी स्त्री का श्राप है। ये सुनकर राजा रंजीत सिंह बीते दिनों में खो जाते हैं। राजा रंजीत सिंह हाल ही में राजगद्दी पर बैठे थे। उनके महल में सैकड़ों दासियां थीं। उनमें से एक थी भागीरथी की पुत्री भार्गवी। वो बेहद सांवली थी, मगर उसका नयन नक्श तजोमय था। वो निस दिन महल में पानी पहुंच जाती थी। वासना में लिपटे राजा ने भार्गवी को अपनी शारीरिक भोग विलास का साधन बनाया। भार्गवी के गर्भवती होने की खबर जब उसकी माँ भागीरथी को जान पड़ती है तो वो कहती है, भार्गवी, तुम्हारी कोख में किसका अंश है? बोलो भार्गवी, इससे पहले कि देर हो। वो कपकपाती जुबान से कहती है, राजा रंजीत सिंह। भागीरथी भार्गवी को लेकर राजा रंजीत सिंह के महल में आती है। राजा उसे एकांत में बात करते हैं। राजा, मेरी भार्गवी पेट से है। आप पिता बनने वाले हैं, मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। राजा उन्हें सोने की अशर्फी से भरी पोटली पकड़ाते हुए कहते हैं, रात के अंधियारे और दिन के उजाले का कोई मेल नहीं। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हारी काली बेटी मेरी पत्नी बनने योग्य है? ये लो और जल्दी बनो। ऐसा न कहिए महाराज, मेरे कालेपन की सजा मेरे कोख को मत दीजिए। हमारे समाज में बिना पिता के पुत्र जनने वाली सामरी स्त्री को नगर वधू बनना पड़ता है। तो फिर बन जाओ नगर वधू, इससे लोगों का मनोरंजन तो होगा। ये सुनकर गर्भवती भार्गवी रोक्ष में आकर कहती है, महाराज रंजीत सिंह, तुमने मेरे कालेपन के कारण मेरी काया और कोख दोनों पर कालिख पोती है। मैं सामरी स्त्री तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे पुत्र की संगनी विवाह के पहली रात सुहाग की सेज पर ही काली बहू बनकर गर्भवती होकर डगर डगर भटकेगी। पिता के पापों की कटनी पुत्र पर पड़ती है। राजन, उस स्त्री के श्राप से ही तुम्हारी बहू बहुत काली बन गई है। इस श्राप का कोई तो समाधान होगा। है, तुम्हें उस सामरी स्त्री और उसके पुत्र को स्वीकार करना होगा, जिसके पश्चात तुम्हारी काली बहू अपने असली अक्ष में आ जाएगी। राजा स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर साम्राज्य की सीमा में जाते हैं। अंत में उन्हें इंद्रप्रस्थ के जंगल में एक कुटिया दिखाई देती है, जहां उनकी काली बहू और भार्गवी एक साथ दिखती हैं। पिताश्री, आप यहाँ? पुत्री, क्या तुम इस उद्दंड राजा को जानती हो? ये मेरे ससुर हैं। ये सुनकर भार्गवी अचंभित हो जाती है और राजा रंजीत सिंह उसके पैरों में गिरकर कहते हैं, भार्गवी, मैं बेबस राजा तुम्हारे पैरों में पड़ा हूँ, मुझे माफ कर दो। ससुर के श्राप की सजा मेरी बहू को मिल रही है। उसका रूप छिन गया। क्रूरता में आकर मैंने अपनी काली बहू को देश निकाला दे दिया। ये सोचा ही नहीं कि मेरे ही कर्मों की सजा मेरी काली बहू को मिल रही है। राजा का बदला मन देखकर बूढ़ी भार्गवी कहती है, तुमने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इसी के साथ काली बहू का स्वरूप सुंदर हो जाता है और राजा सामरी स्त्री को पूरे साम्राज्य के सामने अपनी पत्नी का पद देते हैं। इसी के साथ राजा की काली बहू की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। पौराणिक विद्वानों के अनुसार पूर्वजों के पापों की सजा भावी पीढ़ी को भुगतनी पड़ती है, जो 100% सत्य है।